शुरू करते हैं। सुखजीत अनमने से बिस्तर से उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को जसवीर से सारी बात खत्म कर लेने के बावजूद भी उसे चिंता क्यों हो रही थी। या तो उसे यह भय था कि कहीं जसवीर रात के फैसले से फिसल ना जाए, लोगों की बातों में आकर केस कहीं आगे ना सरका दे, या फिर इसलिए कि उसे बहड़े वालों के घरों पर जाना ही क्यों पड़ा, उसके भाई के किए धरे की शर्म के कारण। या सुबह उठकर वह आम दिनों की भांति अपने काम धंधे में लगी रही। उसने रात की घटना पर अपने पिता से भी बात की थी। गांव से यह पता क्यों नहीं किया कि जसवीर केस आगे ले जा रहा है या नहीं। शायद यह पूछने में ही उसे लज्जा का आभास होता हो। उसके शरीर में सनसनी सी दौड़ती रही। उसका मन कुछ भी सोचने में असमर्थ था। उसका मन और शरीर यही और केवल यही सोचने में व्यस्त था कि जसवीर रात को किए गए वादे के अनुसार आज उसके खेतों में काम पर जाता है या नहीं। उसने हाजरी पर रोटी बांधी, लस्सी का बर्तन उठाया और खेतों की तरफ चल पड़ी। वह सोच रही थी कि कहाँ उसे इस समय कॉलेज जाना होता था, कहाँ आज अब वह पैर घसीटती खेतों की ओर जा रही है। सोचना तो उसे शायद यह चाहिए था कि उसके भाई ने क्या नई मुसीबत खड़ी कर दी है, परंतु सोच वह यह रही थी कि उसके भाई से यह क्या घटित हो गया, क्योंकि वह रात से ही घर से लापता था। उसको साथ के खेतों से कुतिया की करुणामयी चाऊ चाऊ की आवाज सुनाई दी। एक छोटी सी कुतिया भारी भरकम कुत्ते से बचकर आ रही थी। कितने ही कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। कुतिया मानो सहारा ढूंढती हुई सुखजीत की ओर आई। उसने आगे पीछे नजर दौड़ाई, कहीं कोई देखता तो नहीं। उसने पगडंडी से सटे अपने नलकूप के छोटे से बने कमरे का कुंडा खोलकर कुतिया को अंदर धकेल कर बंद कर दिया। जैसे कुछ दिनों पहले मक्की के खेतों में घास निकलने आई एक औरत बंदों को इस कोठे के अंदर से नीम बेहोशी की हालत में आपस में लड़ते झगड़ते हुए 5-7 शराबियों के चंगुल से गांव के लोगों ने बचाया था। रेप करने वाले खाते पीते घरों के थे। गांव में नई गुटबंदी उभर रही थी। सरपंची का चुनाव हारे हुए जाटों के धड़े का बैर दलितों के साथ था, क्योंकि दलितों का उम्मीदवार उनके प्रत्याशी से ज्यादा मत प्राप्त कर लिया गया था, जबकि कुछ दलित बलात्कारियों का पक्ष लेने वाले मौजूदा सरपंच के धड़े के साथ भी थे। फिर बात बढ़कर धरना और थाने कचहरी तक पहुंच गई थी। उसे चलते चलते कुतिया पर भी तरस आ रहा था। फिर उसे ख्याल आया कि आदमजात तो इससे भी 2 कदम आगे है। कुत्ते तो, परंतु बलात्कारी। उसके गले में अटका थूक निगला नहीं गया। उसने धरती पर थूक दिया था। उसके कदम आगे जा रहे थे, परंतु विचार श्रृंखला पीछे लौट गई थी। उसने सोचा, भला बेहड़े वाली बंतों जैसी कोई आर्थिक मजबूरी हो सकती है, परंतु 5 पांडवों की क्या विवशता थी। वे तो राजे महाराजे थे। क्या वे अपना अपना विवाह नहीं कर सकते थे? द्रौपदी को जीत कर तो अर्जुन लाया था, परंतु उसको भोगते तो 5 ही थे। कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि ने पांडवों को सलाह दी कि औरत के पीछे उनका झगड़ा ना हो जाए। तुम सभी भाई बारी बारी 2 महीने और 12 दिन द्रौपदी के पास रहा करो। अगर कहीं इस बीच उसके पास दूसरा चला जाए तो वह 12 वर्षों का वनवास काटे। अर्जुन ने यह वनवास भोगा भी। ऐसी बातें सुनकर आज भी सांसी अपने वधुओं को अक्सर सीख देती हैं। द्रौपदी ने रानी होकर राज के बंटने के डर से 5 भाइयों को सहेज कर रखा। तुम महारानी से भी ऊपर हो गई। जमीन क्या जरूर बंटवानी है? 2-2 देवर और जेठ नहीं संभले जाते। तुम काटने दौड़ते हो। राक्षस तो है नहीं। फिर सास नारद की तरह वधु और लड़कों को आपस में लड़ाई का भय दिखाकर सीधा कर लेती। राक्षस तो उसका भाई भी नहीं था। उसका ध्यान फिर कल की घटना की ओर गया, परंतु बात धक्केशाही की है। उसके सामने बलात्कारों की घटना से काले हुए समाचार पत्रों के कई पृष्ठ घूम गए। उसका सिर घूम गया। उसके कॉलेज की सहेलियां बलात्कार की घटनाओं को पढ़कर मर्द जाति को लानतें भेजती। स्त्री दिवस के मौके पर उसके कॉलेज की सहेलियां ने अन्य संगठनों से मिलकर स्त्री जाति के विरुद्ध होते अत्याचारों के विरोध में भी जुलूस निकाला था। उसने सोचा, अगर कल को उसके ही भाई की खबर समाचार पत्रों में उभरी तो उसके कॉलेज की लड़कियां क्या सोचेंगी। कल जब वह कॉलेज से पढ़कर जब घर वापस आई तो घर में कोहराम मचा हुआ था। उसका भाई बता रहा था, जसवीर की माँ और बहन दाने साफ करने आई थी। उसकी माँ को भी मेरी माँ ने किसी काम से घर बुला लिया था। जसवीर का पिता मुझसे 5,000 रुपये लड़की के विवाह के लिए उधार ले गया था। कहा जाता है कि 2 साल पहले चुका देगा। मैंने एक खाली
प्रो नोट पर उसका अंगूठा लगवा लिया। मैंने सोचा अब लड़की क्या बोलेगी मेरे सामने। नीचे दृष्टि डाले, चुपचाप गेहूं से कंकड़ बीनती लड़की की कमर पर मेरे हाथ चले गए और हाथापाई में लड़की की कमीज फट गई। बेबे ने उसे गालियां दी, बाप ने पीटा, वह डरकर घर से भाग गया। उसका पिता खेती बाड़ी करने वाला तथा धर्मभीरू आदमी था। माँ क्या कर सकती थी। सुखजीत शुरू से ही मुंह फट तथा तीखे स्वभाव की थी। खेती बाड़ी का लेखा जोखा भी वही रखती थी। किस खेत में क्या बोना, कौन सा बीज डालना, कहाँ से खरीदना, फसल कब बेचनी, किस मंडल में बेचनी है, यहाँ तक कि शहर के आड़तियों से हिसाब किताब भी वही करती थी। लोग कहते ट्रैक्टर, नलकूप सब कुछ लड़की की समझ और बुद्धिमानी का नतीजा है। बाकी तो सब सीधे लोग हैं। अब इस समस्या का हल भी उसे ही ढूंढना है। भाई के घर से भाग जाने पर वह घबरा उठी थी। वह करे भी तो क्या करे। गांव में गुटबंदी थी। सभी फुसलाकर बात को आगे बढ़ाने वाले, खा पीकर तमाशा देखने वाले थे, परंतु कुछ न कुछ तो करना ही था। वह सायंकाल के झुटपुटे में सीधी जसवीर के घर गई। जसवीर की बहन अभी भी हिचकियां ले रही थी। उसने सुखजीत को निशान दिखाए। उसकी छाती नाखूनों से छिली पड़ी थी। उधर उसका अगले माह विवाह रखा हुआ था। सुखजीत की आंखें भर आई। उसने अपनी कमीज को ऊपर उठा, लड़की के सामने छाती नंगी कर दी। बहन तू मेरी छाती नोच ले, चाकू घुसा दे, कहते हुए जसवीर को उसके बाप के अंगूठे वाला कागज लौटा दिया। आज तक तुम्हारे बाप दादे लेन देन करते चले आए हैं, किसी ने भी आज तक पैसा नहीं मारा। विवाह लगनों पर भी तो हम लोग थोड़ा बहुत कुछ न कुछ करते ही आए हैं। अब तू कल से काम पर आ जाना, तुम्हें मेरी सौगंध लगे, उसने भरे गले से जसवीर को कहा। परंतु अब रोटी ले जा रही सुखजीत को यह भय सता रहा था कि शायद ही अब जसवीर काम पर आए। उसने अपना विवाह तो दहेज के बिना सिर्फ एक चुनरी चढ़ाकर करवा लिया था, परंतु बहन के लिए बिना दहेज के विवाह करने वाला वर मिला ही नहीं था। इसलिए जसवीर के पिता को कर्ज लेना पड़ गया था। परंतु उसका अर्थ यह तो नहीं कि सुखजीत का भाई उसकी बहन की आबरू पर डाका डाले। जसवीर दलितों के जल से जुलूसों में अक्सर आया जाया करता था। सुखजीत को भय सता रहा था कि वे इस केस को थाना कचहरी में पहुंचाए बगैर नहीं छोड़ेगा। अफीम की बगीची के पास सुखजीत को उनके खेतों में ट्रैक्टर के निकलने के ताज़ा टायरों के निशान दिखाई दिए। उसका बाप किसी के यहाँ खेत जोतने चला गया था। वह घर को लौटने लगी। खेतों में जाने का क्या लाभ अगर जसवीर खेतों न आया हो, परंतु उसके कदमों को न रुकना था न ही रुके। उसके तन और मन का संतुलन ठीक से न होने की वजह से उसका मन डगमगा गया था। चलते हुए वह अपना ध्यान इधर उधर लगाने की कोशिश करने लगी। आम की टहनी पर बैठे कबूतर एक दूसरे की चोंच में चोंच फंसाए गुटक रहे थे। उसका पिता प्रत्येक एरे गेरे को घर बुलाकर पूछता रहता, करतार सिंह भैंस दिखाई दी है या नहीं। भैंस दिखाई देने का अर्थ उसके गर्भवती होने से। मैंने तो खुद नौकरों पर भरोसा नहीं किया। लाभ सिंह अगर अब न निकली कसाईयों को बेच दूं। 4 वर्ष हो गए सेवा करते हुए। उसका बाप घर में भी और खेतों में भी छोटे बड़े जानवरों को औलाद की तरह पुचकारता, परंतु अगर वह गुस्से में होता तो गोलियों की बछार से भी पीछे न हटता। बेबे की बातें तो छोड़ ही दो, वह उसके भाई भाभी को भी, यहाँ तक कि उसकी भी माँ बेटे की गालियों से सरोबार कर देता। एक दिन पड़ोस के गांव में उसकी एक सहेली मौके पर आ टपकी। उसके बापू को गालियां देते हुए सुन मुंह बनाकर लौटने लगी। सुखजीत ने उसे रोक लिया। बापू के दिल में कुछ नहीं है, परंतु जो कुछ गुप्त समझौतों द्वारा पर्दे के पीछे हो रहा है। वे दोनों हंस पड़ी। पर्दे के पीछे कई बार की जा चुकी बात को दोबारा फिर करने लगी। उसके पड़ोस में शोर उभरा कि बहू सीढ़ियों से गिर पड़ी है और 7 माह का बच्चा पैदा हुआ। बच्चा ठीक ठाक था। पोल खुली कि बहू की सास तो है नहीं, ससुर है। लड़का पिछला है। बहू ससुर में समझौता हुआ। बात कहीं और से नहीं, सीढ़ी से गिरने की बनाई गई। वो बात करके फीकी हंसी हंस देती। बेचारी को थोड़ी देर के लिए यार के साथ रहने की सजा लंबी उम्र के लिए दे दी है। ऐसी ही और दूसरी इधर उधर की बातें सुखजीत पूछती। जिसको ब्याही जाती वो तो पति हुआ, पर तो बिना विवाह के रखे देवर और जेठ क्या हुए, कुपति। सहेली के मुंह से निकला। सुखजीत कहती, फिर गुप्त समझौते वाले ससुर वगैरह क्या हुए,
परपति उसकी हंसी छूट जाती। कबीला युग में ठीक ही बच्चे परिवार के नाम लगते थे, किसी एक मर्द के नहीं। वे व्यंग्य करती। अब तक सुखजीत द्रौपदी के 5 पतियों से लेकर पड़ोसी के पतियों, कुपतियों और परपतियों को, अपने भाइयों को जिसको उसके घर वाले ने लानते भिजवाई थी, से लेकर अखबारों में प्रकाशित खबरों के बलात्कारी तो क्या, कुत्ते बिल्लियों को भी कोसती आ रही थी। परंतु उसके अपने इर्द गिर्द तितलियां, भंवरों को सरसों के खिले हुए लाखों फूलों पर मंडराते हुए देखकर ख्याल आया, अगर इतने सारे फूल खिले हुए हों फिर आपसी लड़ाई का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उसने पीले फूलों वाले सूट पहना हुआ था, शायद उसके जिस्म से कोई खुशबू आती थी। वे सरसों के फूलों के साथ तितलियां, भंवरे उसके कपड़ों, ओढ़नी, सिर मुंह पर उड़ते बैठते। उसको लगा कि वह सारी कायनात को दोषी नहीं ठहरा सकती। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसे अपना शरीर फूल जैसा भारहीन होता लगा। परंतु जसवीर को देखकर उसका मन फिर से उलझ गया। नलकूप के खिले से कोठे में जसवीर का टोका मशीन पर पट्टा चढ़ाते हुए देखकर वह डर गई, जैसे कि स्वयं में उलझा जसवीर मशीन के पट्टे में उलझा की उलझा समझो। सुखजीत ने स्वयं आगे बढ़कर मोटर बंद कर दी है, जसवीर के पास बिठा लिया और बोला, जसवीर तुम तो एक खिलाड़ी रहे हो, पीटी मास्टर के साथ तुम तो हमें कबड्डी सिखाते रहे हो। तुम लड़कों की टीम के कप्तान थे, मैं लड़कियों की टीम की। जिले की हॉकी और फुटबॉल की टीम में जीतने वाली टीमों के दोस्ताना मैच करवाए गए। मैं चाहती थी कबड्डी की जीतने वाली टीम के ही मैच करवाए जाएं, क्योंकि लड़के लड़कियों की जिलों की टीमें हमारे स्कूल की टीमों ही जीती थी। बहुत मन करता था कि हम आपस में ही खेले। फिर एक दिन तुम हमारे घर आए और मुझे कबड्डी के दांव पेच सिखाते रहे। घर में कोई नहीं था। फिर मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैंने तुम्हें कबड्डी की ग्राउंड, जो कि चारों तरफ से 4 दीवारी द्वारा बंद थी, लड़कियों के वास्ते प्रैक्टिस करने के लिए बनाई गई थी, उसमें खेलने के लिए चैलेंज कर दिया। मैंने सोचा अगर तुम हार गए तो जिला जीती टीम के कप्तान को जीतकर मैं सभी जिले के लड़कों पर जीत प्राप्त कर लूँगी। सारे जिले के लड़कों पर मेरा दबदबा बन जाएगा। पहला आधा समय तो बराबर रहा, परंतु जब मेरी बढ़त बनती गई तुम्हें भी गुस्सा आ गया और 2-3 मिनटों में ही मेरी बाजू और टांगें छिल गई और मैं हार मानकर जीती हुई टीम के कैप्टन से हाथ मिलाकर अंदर चली गई। जसवीर के मन में यादें ताज़ी हो गई और आंखों में चमक आ गई, जैसे वह आधे समय तक उसके गुदगुदे अंगों को सहलाता, अब भी जैसे सहला रहा हो। परंतु इस समय सुखजीत का यह बातें करने का क्या अर्थ है, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। सुखजीत बोलती गई, फिर मैंने तुमसे बोलना तक छोड़ दिया। घृणा करने लग गई मैं तुमसे कि मेरे गांव का लड़का और वह भी दलित कमीन मुझसे हारा क्यों नहीं, मेरी ताव क्यों नहीं झेल रहा। परंतु जब मैं सच संवर कर कॉलेज जाने लगी और तुम मैट्रिक करके पुराने से कपड़े पहनकर दिहाड़ी करने लगे, तो मुझे लगा कि जैसे तुम मुझसे हार गए हो, तुम मुझसे बचकर निकल जाते। मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने से गुजरती और व्यंग्य से तुम्हें आंख मार देती, परंतु मेरी आंखों में डालने का हौसला कभी न जुटा पाते। मैं तुम पर व्यंग्य के तीर चलाने से कभी न चूकती। कभी मेरा दिल चाहता कि रास्ते चलते मैं तुमसे पूछूं कि अब खेलेगा कबड्डी मेरे साथ। तुम पर हंसते हुए मुझे लगता जैसे मैं कबड्डी का अंक लेकर जीत रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता। मुझे ऐसा लगता कि जैसे तुम मुझसे हारते ही जा रहे हो। मेरी कॉलेज की सहेलियों में से किसी को भी रेप का अनुभव नहीं था। हम अक्सर इस शब्द की व्याख्या करती, किसी की भावना को कुचलकर अपना स्वाद पूरा करना। अब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी बार तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाकर कुचल कर स्वाद लेती रही हूँ। क्या यह रेप नहीं था? परंतु मेरी हालत जीत कर भी हारे हुए की है। उसकी आंखें भर आई और वो सुबकने लगी। जसवीर की आंखों में अपनी पहली बातें सुनकर आई चमक उसको घृणा करने की बातें सुनकर एकदम गायब हो गई। उसका शरीर जो कुछ देर पहले खिले फूल सा था एकदम शिथिल पड़ गया, परंतु उसको वह रोता हुआ देख न सका और उसकी आंखों को पहुंचने का उपक्रम करने लगा। सुखजीत ने उसके बाजुओं को कसकर पकड़ लिया, जिससे कि वह कह रही हो कि अब तुम मेरे बाजू और टांगों को छील कर भी मेरी पकड़ से दूर होकर दिखाओ। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसकी बाजुओं में क्यों गिर पड़ी थी, मानसिक स्थिरता के कारण, शारीरिक भूख के कारण, अथवा उसकी भावनाओं को अब तक रेप करके, अथवा परंतु सुखजीत बेचारी क्या जानती थी कि कल उसका भाई उसकी बहन का रेप करने जा रहा था और आज वह स्वयं उसी बहन के भाई का रेप करने जा रही थी। इसका अनुवाद किया है द्वारिका भारती ने।